जी, आज हमारा डे सेकंड है। हम टास्क वन को डिस्कस कर रहे थे कल, और हमने उसके दो ही टाइप्स को कल डिस्कस किया था, विच वर लाइन ग्राफ एंड बार चार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डायग्राम को, ठीक है, एंड पाई चार्ट अलोंग विद द मैप पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रिक्स देखी थी कल भी, तो आज कुछ एडिशनल टिप्स मुझे दिखी, तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ओके, थैंक यू जी। यहाँ पर ये देखें, गोल्डन फॉर्मूला है नाइन बैंड के लिए। ठीक है, यानी कि आप किन किन चीज़ों को देख सकते हैं अगर आप नाइन बैंड को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, एरर फ्री राइटिंग हो, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और जो आपने बाकी चीज़ें ऐड की हैं मटेरियल, वो रेलेवेंट हो आपके ग्राफ से। नो मैटर जो मर्जी आपके पास क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हो, सिंपल भी हो सेंटेंसेस, कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो इसी पीडीएफ के एंड पर वहाँ पर शो लिखा गया है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, वो मतलब कि वो होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर क्लॉज आती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये सारी ग्रामर के लिए आपकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों को मैं एलेबोरेट तो नहीं करूँगी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हो, हमने देख लिया। रेलेवेंस होनी चाहिए हर एक सेंटेंस की, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। कोहेजन हो, ठीक है, ये मेनली मैं डिस्कस करना चाह रही थी आज, कल ये मिस हो गया मुझसे। यानी कि कोहेजन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस दूसरे से रिलेट करे। ठीक है, रिलेट के अलावा भी वो एक फ्लो लगे। ठीक है, जैसे आप अगर कोई सेंटेंस जनरली बोले, मैं बोलती हूँ माय नेम इज फातिमा। ठीक है, आई एम अ गर्ल, इस तरह के जैसे हम छोटे होते हुए ऐसे लिखते थे माई सेल्फ का, उसके अंदर कोई भी आप देखें एक फ्लो नजर नहीं आता, वो सिर्फ एक अलग अलग सेंटेंसेस लगते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इस लेवल पर हैं कि हम एक सेंटेंस को दूसरे से रिलेट कर सके, और वो लिंकिंग वर्ड्स कौन से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, देयर फोर, ठीक है, यहाँ पे इन एडिशन टू। ठीक है, इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे फर्दर मोर है, मोर ओवर है, एडिशनली है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट के हैं कि अगर आपको कंट्रास्ट करना है, यानी कि मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट करिए अगर कोई आपके सेंटेंस। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रे, कन्वर्सली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप यूज करके अपने कोहेजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि आपकी एक्यूरेसी के अंदर भी कंट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप राइटिंग टास्क में आते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए मेनली ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वोकेबलरी, जो कि हमें पता ही है, हमें पता नहीं होगा कि हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो हम अपने जो दिमाग में आइडियाज़ होंगे उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि क्लियरली मेंशन सेंटेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। आप सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, तो वो क्लैरिटी भी नहीं रहती, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक के। ठीक है, एक मिनट सर, नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, मैं पूछना भूल गई, सॉरी। यस मैम, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। ओके, थैंक यू सर। उसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ठीक है, कि टास्क टू जो है उसके मार्क्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास टाइम कम भी हो तो आपने ये प्रायोरिटी अपने टास्क टू की ही रखनी है कि हम उसको पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क वन शुरू में कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने लग गए हैं, ठीक है, जो कि जनरली अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
तो आपने अगर देखा कि मैं तो 20 से 25 मिनट अपने टास्क 1 पे लगा दिए, तो आपने जितना हुआ है वहीं छोड़कर अपना टास्क 2 कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है ना? जैसे पेपर के अंदर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो वही आप जहन में रखें कि जो टास्क 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो ऐसे है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली जो जितना लंबा क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से उसकी उसके मार्किंग भी होती है। ठीक है? और हमने सिर्फ स्पेस को फिल नहीं करना। ठीक है? हमने जो लिखा है, ठीक है, हम लिखने के जरिए ही अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, इस यहाँ पर तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल राइटिंग ही है। ठीक है? तो हमने क्लैरिटी के साथ लिखना है। ठीक है? और बहुत अच्छी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है? और आपको आइडिया हो ही गया होगा कल के जो हमने देखे थे सैम्पल पेपर्स, और आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी कि आप लोगों ने एक एक टेबल ग्राफ और लाइन ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। होप सो किसी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि शेयर नहीं की किसी ने भी स्लैक चैनल पे। की थी किसी ने? चले एनीवेज, ये ग्राफ 1 के कल हमने कर लिया था। ग्राफ और चार्ट जो के लाइन और बार कर लिए थे। पाई चार्ट को हम आज देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखें, इन तीनों जो है क्वेश्चन टाइप्स को एक ही कैटेगरी में रखा गया, यानी कि इनका लिखने का स्टाइल जो है वो सेम है। ठीक है ना? इसके लिए हमें कोई अलग से स्ट्रेटजीज नहीं देखनी, हमें सिर्फ डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है? जो हमें डाटा दिया गया है कि हमने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है? और पाई चार्ट को आज हम देखेंगे। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंसेस का। ठीक है? और ओवरव्यू स्टेटमेंट हमने ऐड करनी है। ठीक है? जो कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है? पैराफ्रेज करते हैं हम क्वेश्चन को और ओवरव्यू हो जाता है हमारा। ठीक है? ओवरव्यू के अंदर क्या करते हैं हम, 2 से 3 जो है मेन ट्रेंड्स या फीचर्स को लिख देते हैं। ठीक है? इसके अंदर हमें डाटा नहीं देना होता, यानी कि जो फिगर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वो हम ऐड नहीं करते। बस हम जनरली बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ इंक्रीज कर रही थी, ये डिक्रीज कर रही थी, जैसे हमने कल गूगल फेसबुक वाली एग्जाम्पल से देखा था। ठीक है? और बॉडी के अंदर जाके हमने डिस्क्राइब करना है एवरी फीचर, जो जिसके अंदर डाटा भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है? और दो दो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ना, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि पहले में हम क्या करें, डिस्क्राइब द की फीचर्स विद स्पेसिफिक डाटा, डिस्क्राइब सेकंड की फीचर विद स्पेसिफिक डाटा। ठीक है? यानी कि अगर आप, जैसे हमने कल 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, कंपैरिजन आया था हमारे पास, तो हमने याहू और फेसबुक को आई थिंक सो कर लिया था एक साथ, और दूसरे को मतलब कपलिंग कर ली थी हमने, और उस तरह से हमने उनके मेन फीचर्स को भी बताया और उनके जो रेलेवेंस थी वो भी हमने बता दी। ठीक है? सेम इसी तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि उसने एग्जांपल्स दी हुई कि आप इंट्रोडक्शन फ्रेजेस कौन सी यूज कर सकते हैं। द लाइन ग्राफ इलिस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स या कंपेयर्स। ठीक है? ये आपके पास, अगर आप रिपीटिशन नहीं रखना चाहते अपनी वोकेबलरी में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर 5 दफा से आई थिंक सो ज्यादा अगर आप एक ही वर्ड को यूज करते हैं ना अपने टोटल टास्क के अंदर, तो वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाता है फिर। ठीक है? तो बेसिकली वो यही स्किल देख रहे हैं ना, हमारी हमारी वोकेबलरी कितनी ब्रॉड है, और हमारी जो है वो कितनी हमारे पास सिनोनिम्स की रेंज हमारे पास है। ठीक है ना? तो ये चीजें हमारी चेक की जाती हैं, और वो इसी तरह से चेक की जाती हैं कि वो देखते हैं एक वर्ड को इसने कितनी दफा रिपीट किया है। क्योंकि अगर हम एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब है कि हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है? तो ओवरव्यू फ्रेज के अंदर आप इस तरह के क्लॉज यूज कर सकते हैं। ठीक है? और डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, ठीक है, अगर अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड्स की बात हो रही है, उसको इंक्रीज कर लिख सकते हैं, ग्रू, क्लाइंब्ड, वेंट अप, सर्ज्ड, सॉर्ड। ठीक है? अब ये देखें, ये काफी कॉम्प्लेक्स है ये वाली जो वोकेबलरी है। ठीक है? तो अगर आपकी ये माइंड में रहती है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको मेमोराइज करने के तरफ नहीं जाना। क्योंकि अगर आप एक चीज मेमोराइज करते हैं ना, और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और अगर आपको वो चीज़ याद ना आए, तो आप वहां पे स्टक हो जाते हैं। आपको भी पता नहीं चलता मैं अब आगे क्या लिखूं। तो आपने सिर्फ आइडिया लेना है।
ठीक है, अपने वोकेबलरी को इन्हेंस करने के लिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी खुद ही आपके वर्ड्स ना डिफरेंट डिफरेंट आपके जहन में आएंगे, तो आप यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है। और डोंट जस्ट लिस्ट नंबर्स, ग्रुप सिमिलर डाटा टुगेदर एंड कंपेयर। देखें, आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि यहाँ पर जैसे चार कंपनीज हैं, फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, याहू है। आपने उनके दरमियान में जो लिंक है वो भी क्रिएट करना है। ठीक है, उनको कंपेयर कर लें, दो दो का ग्रुप बनाकर, अगर चार आई हैं। ठीक है, अगर तीन आई हैं तो फिर पहले दो को कंपेयर कर लें, फिर अगली दो को कर लें। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपने स्ट्रेटजीज अपनी अडॉप्ट करनी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और पहले पाई चार्ट को देख लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसेस डायग्राम्स की तरफ चलते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा होता है। जी, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। ये हमारे पास एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप है पाई चार्ट। क्या होता है पाई का मतलब, आपको पता है? केक टाइप होता है। ठीक है, और केक को हम इसी तरह से ट्रायंगुलर पीसेस के अंदर कट करते हैं, तो इसलिए इस चार्ट का नाम पाई चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या होता है कि रेशियोज दे दी जाती हैं। ठीक है, मेनली परसेंटेजेस दे दी जाती हैं कि इतने परसेंट ये हैं। और यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड एनर्जी यूज के बारे में है। ठीक है, और क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं, फर्दर हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट चार्ट बिलो शोज हाउ एनर्जी इज यूज्ड इन एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड। यानी कि यहाँ पर दो चार्ट्स। ये देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड ग्रीन हाउस गैस कंजप्शन है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, अगर आइडिया हो? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना, और उसके अलावा आई थिंक और मेरे आइडिया नहीं है मुझे। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि एमिट जो हो रही हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारी होम अप्लायंसेस यूज होती हैं, मेनली अगर रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, या फिर हम वाटर हीटिंग के लिए जैसे आग जलाई जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है ना। तो उस चीज को उन्होंने मेनली यहाँ पर इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि जितना एनर्जी यूज हो रहा होगा उतना ही ज्यादा वेस्टेज भी होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक्चुअली एयर पोल्यूशन की तरफ जो है ना वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले उसने कहा कि यहाँ पर हाउस होल्ड कंजप्शन की बात हो रही है इन एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन हाउस, या ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, कल हमने एक स्ट्रेटेजी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन लिखने की, अगर किसी को याद हो तो। चार पॉइंट्स थे उसके अंदर। हम क्या क्या डिस्कस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की लाइन के अंदर? एनीवन? चले, पहले हम देखते हैं हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर। ठीक है ना, हाउ कि हमें ये कैसे पता चली इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पर करेंगे इंटरप्रेट। ठीक है, जब यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी। ठीक है, चले पहले हम इसको रिफ्रेश करने जब करेंगे ना, फिर हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, हाउ क्या 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 मतलब था, और व्हेन का क्या है। ठीक है, और उसके बाद द सेकंड चार्ट शोज द ग्रीन हाउस एमिशन विच रिजल्ट फ्रॉम दिस एनर्जी यूज। देखें, रिजल्ट फ्रॉम दिस एनर्जी यूज यानी कि इस एनर्जी यूज का जो रिजल्ट है वो एमिशन हो रही है गैस की। ठीक है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। ठीक है, अब उसने कहा कि आपने मेन फीचर्स को टारगेट करना है एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट, और जहाँ पर कंपैरिजन आप कर सकें, जहाँ पर रेलिवेंट हो वो आप जरूर करें। ठीक है, तो पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की लाइन लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हम उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं इस क्वेश्चन टाइप को? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द फर्स्ट चार्ट बिलो शोज हाउ एनर्जी इज यूज्ड इन एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पे दो चार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखना चाहें? ठीक है, पहले में हम यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं कि द द टू चार्ट्स, ठीक है, शो द एनर्जी यूज है यहाँ पर। जैसे इसको हम कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं? Energy is utilized. जी मैम, बिल्कुल ठीक, हम एनर्जी इज यूटिलाइज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा रिफ्रेश था, ठीक है। एनर्जी को हम कैसे अगर हम एनर्जी को भी करना चाहें तो फिर यूज का तो चले हो गया ना यूटिलाइज, तो एनर्जी को कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी एज इट इज आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का एज सच कोई सिनोनिम मेरे ज़हन में तो नहीं है, ठीक है। तो आप जी मैम, ऐसा है कि एनर्जी को अगर हम लोग सिनोनिम में वो करेंगे तो बहुत उसका मतलब चेंज हो सकता है। तो कुछ वर्ड्स आप इसमें रिफ्रेश करते हैं, कुछ वर्ड ऐसा होता है कि आप मतलब कि जो है ना उनको वही रहने देते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं द गिवन चार्ट्स, द गिवन। मैम जो नाउन है ना हमारे पास, जी मैम जो प्रॉपर नाउन जो से हैं, जैसे एनर्जी हो गया, मतलब कि कोई चीज, इसको कुछ भी कह दें आप, जो प्रॉपर नाउन चीजें हैं उनको हम चेंज नहीं करेंगे। जी सर। देखिए, इस तरह से जब डिस्कशन होती है तो बहुत सी चीज़ें अगर मुझे भी नहीं पता तो वो मुझे पता चलती हैं, किसी और को नहीं पता तो उसको भी पता चलती हैं। तो आप पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। तो द फर्स्ट चार्ट बिलो शोज हाउ एनर्जी इज यूज्ड इन एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन हाउस, ठीक है। द गिवन चार्ट, ठीक है, चार्ट्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर दो हैं, ठीक है। द गिवन चार्ट्स क्या लिखे? illustrates the energy यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दोनों में से आप यूज कर सकते हैं द एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब हमने व्हेन को कर, हाउ को इलस्ट्रेट कर लिया कि चार्ट से, और क्या, ठीक है, क्या इलस्ट्रेट हुआ? एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है। वेयर अब हम करेंगे, ठीक है, इन। अब हाउस होल्ड्स का क्या आप कर सकते हैं? हाउस होल्ड को हम लिख सकते हैं हाउसेस, ठीक है ना। इन दी एवरेज को कॉमन लिख देते हैं, कॉमन को रहने देते हैं, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। The given chart illustrates the energy utilization in the houses of Australia, ठीक है। एक एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है, सिर्फ हमने अब इन दो लाइंस को एक में ही करना है। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड यहाँ पर जो दूसरी बात थी, ठीक है, एज वेल एज भी कर सकते हैं, एज वेल एज देयर, जो हमारा आउटपुट होता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे गैस एमिशन है, एमिट हो रही है, तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? रिलीज। जी, रिलीज भी कर सकते हैं, एज वेल एज देयर गैसेस रिलीज, नहीं, एज वेल एज द गैस रिलीज, रिलीज एमिशन में नहीं आएगा, आई थिंक सो।
ठीक है, तो आप एज वेल एज दी मैम गैस। यहाँ पे पंक्चर नहीं आ सकता क्या? नो सर, गैस पंक्चर। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पंक्चर्ड का मतलब आपको पता है कि कहीं से लीकेज हो रही हो तो वो यूज होता है। ओके यहाँ ओके। यहाँ पर वो एमिशन हो रही है ना, as well as the gases emitted in the। मैम ये गैस का ना एक दूसरा क्वेश्चन आया था, CO2 जी का कुछ था किसी दूसरे एयर में। तो उसमें जितने भी मैंने 9 बैंड के भी मतलब राइटिंग जो सैंपल्स देखे हैं उसमें इसमें एमिशन ही लिख रहे थे, क्योंकि जितने भी हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं ना वो थोड़ा बहुत मतलब चेंज करते हैं। जैसे अगर डिस्चार्ज या रिलीज, वेंटिंग, ये सारे अगर हम लोग देखें, ट्रांसमिशन भी अगर हम लोग देखें तो ये सिनोनिम मतलब वो मतलब चेंज करता है। एक दूसरा CO2 का कोई क्वेश्चन था राइटिंग में, तो उसमें हम लोगों ने एमिशन ही लिखा था, मतलब जितने भी मैंने सैंपल्स देखे तो इसमें एमिशन ही सही रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। Okay. The given charts illustrate the energy utilization as well as the gases emitted from this use in the houses of Australia। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, the first chart below shows how energy is used in an average। ठीक है, energy utilization को हमने use से कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, और the second chart shows the greenhouse emission which result from this energy use। ठीक है, from this use in the this usage लिख सकते हैं, this usage of energy। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वो बन गई। ठीक है ना, तो इस तरह से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो देखे थे, हमारे जो क्वेश्चंस थे, हाउ, व्हेन, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास चार। एग्जॉस्ट भी तो आ सकता है ना इसमें। एग्जॉस्ट का मतलब ना होता है कि निचड़ा हुआ, कि जिसके अंदर से ना सारी चीजें निकल गई हों, इस तरह से इसका मीनिंग आता है। तो मैम ने एक बात वो बहुत अच्छी की कही अभी, कि जो यहाँ पर गैसेस होती है ना, इसके लिए हम एमिशन का ही हो सकता है या रिलीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, रिलीज यूज कर सकते थे हम या एमिशन। इसके अलावा और आप देखिएगा जरूर, अगर कोई रिजेक्शन। आपको। हाँ मैम मुझे भी लगता है इसमें मिशन ही आएगा, क्योंकि मुझे लगता है मिशन तब आता है जब कोई केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो गैस होती है ना, उसको कहते हैं मिशन। जैसे अभी मैम ने भी बताया था CO2 मिशन। तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में से के वो रिएक्ट करती है, लाइक जब मोटर बाइक हम चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी जो गैस होती है वो पेट्रोलियम जब जलता है तो उसके बाद जो गैस होती है तो उसको हम मिशन ही कहेंगे। तो एग्जॉस्ट और पंचर्ड ये मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, मिशन ठीक रहेगा इसके लिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ तो हम रिलीज यूज कर सकते हैं, गैसेस रिलीज्ड हम अक्सर पढ़ते हैं, या फिर एमिशन का वर्ड ही गैसेस के साथ रिलेटेड। रिलीज भी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि रिलीज तब होता है जब यानी कि आपने एक बॉक्स के अंदर या किसी चीज के अंदर ना वो केमिकल रिएक्शंस को रोक के रखा हुआ है और आप अचानक उसको खोल लेते हैं, ओवरफ्लो। तो हाँ जी, ओवरफ्लो। तो वो ओवरफ्लो हो तो फिर हम उसको रिलीज करेंगे। लेकिन जो गैस एमिशन है ना, वो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शंस के साथ हो जाता है। जैसे अब ये यानी एक प्रोसेस के बाद गैस या ये जो केमिकल रिएक्शन की जो गैस है तो वो इमिशन होगी। जी सर, ठीक कि है। इसके वो इसकी मैम पूरी वोकाबलरी में ना यही मिशन वर्ड ही सही है इसके अंदर। ठीक है सर, तो हम यही वर्ड के साथ चलेंगे, मिशन के साथ ही। तो अब आप देखें कि इस एक इंट्रोडक्टरी लाइन के अंदर हमने अपने चारों क्वेश्चंस को आंसर कर लिया। हाउ, यानी कि हमें ये डाटा कैसे मिला, गिवन चार्ट से। ठीक है, और व्हाट डाटा मिला, व्हाट पहले आता होता वो, तो व्हाट क्या है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन का डाटा हमें मिला।
ठीक है, और उसके साथ साथ हमें गैसेस जो एमिट हुई हैं उसका भी पता चला। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि व्हेन, ठीक है, यहाँ पर टाइम का नहीं मैम था। जी। मैम, यहाँ पे दिस नहीं आएगा आई थिंक सेकंड लाइन में। ये क्या दिस नहीं आएगा? यस एज मैम, पर इसमें गैसेस emitted एमिटेड। from the डी use आएगा, usage हाँ जी। फ्रॉम द यूजेज ऑफ एनर्जी इन द हाउस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और हाउसेस का मैम नीचे वाले में उसने दिया हाउसेस का, हाउसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हाउसेस का उसने कहीं पे बताया नहीं। ये हाउस हाउस हाउसहोल्ड आइटम्स हैं आइटम्स का उसने नहीं लिखा, उसने कहा है मैम। कि ऑस्ट्रेलिया। हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड होती है आइटम्स है ना। नहीं सर, हाउस होल्ड का मतलब होता है कि हाउस और होल्ड दो लफ्ज हैं कि हाउसेस के अंदर जो चीजें हैं वो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने यूज कर लिया हाउसेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड। तो आई थिंक सो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप को लेकिन मैम लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये आना है, क्योंकि हाउस होल्ड हम ना ज़्यादातर हाउस होल्ड आइटम्स उस वहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे टूल्स या आइटम जो कि घरों में इस्तेमाल हो। और यहाँ पे कहीं पे भी उसने नहीं बताया। और अगर आप चार्ट भी देखें तो ये वाटर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, यानी ये हाउस होल्ड आइटम्स हैं। तो क्योंकि हम इसके अंदर अपने से नहीं लिख सकते, तो जो हमें ग्राफ में शो हो रहा है वहाँ पे कहीं पे भी हाउस का जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने कहा था। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने अप्लायंसेस का यूज किया है। तो यस हम मैम। हाउस अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड की जगह। uses of energy in the households of ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चन जस्टिफाई हो गए वेयर हाउस ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड्स के अंदर। ठीक है, और व्हेन का नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम रिलेटेड नहीं है, ये ओवर टाइम ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने चारों जो इंट्रोडक्टरी वाले थे उसको हमने प्रैक्टिकल लिख कर भी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, आप ओवरव्यू लिखेंगे। ठीक है, अब इतना टाइम 30 मिनट। मैम मैम एक क्वेश्चन है ये। इतने हमारे पास दो चार्ट्स हैं, उन्होंने ऊपर भी कहा हुआ है कि द फर्स्ट चार्ट शो इज दिस एंड द जी, सेकंड चार्ट इज शो। तो हम दोनों चार्ट्स का अलग अलग इंट्रोडक्शन नहीं देंगे? नहीं सर, हम अलग अलग नहीं देंगे। ये उन्होंने कहा है हमने एक ही आंसर के अंदर दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लाइंस में ज़रूर लिखा है, लेकिन आप कोशिश करें आप एक ही लाइन में, जब आपका हो रहा है काम बन रहा है तो आप फिर दो लाइंस क्यों लिखेंगे। अब ये हमने इन दो लाइनों को कंबाइन करके एक लाइन सेंटेंस यहाँ पर बना दिया। ठीक है ना, तो वो दोनों ही लाइंस जस्टिफाई हो रही हैं यहाँ पर। लेकिन मैम दोनों में ना, दोनों चार्ट्स में वो जो है ना लाइंस में डाटा डिफरेंट है। यहाँ पर डाटा जो हमारे पास है एनर्जी यूटिलाइजेशन का है। ठीक है, एनर्जी जी। यूज का है। हाँ और जी, पहले यहाँ चार्ट पर जो में। है गैस एमिशन का है। ठीक है, तो हमने गैस एमिशन को भी देखा और एनर्जी यूटिलाइजेशन को भी देखा, दोनों चीजों। ग्रीन 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 हाउस को हमने मिस कर दिया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो था ना। जी, ग्रीन हाउस को हमने मिस कर दिया। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम दिस यूसेज ऑफ एनर्जी इन द हाउस ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे कर लो, ग्रीन हाउस गैसेज emitted from this usage of energy in the household of Australia। देख, ठीक है सर। यस मैम। जी, तो देखें इस तरह से डिस्कशन होती है। तो मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। ठीक है, और हम सब लोग यहाँ पर ये सेशन का मकसद यही है कि हम मिलकर प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से जब गलतियाँ निकलती हैं तो गलतियों से हम सीखते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर हम ओवरव्यू देंगे। ठीक है, इस चार्ट का ओवरव्यू और इसका हम एक साथ देंगे, यानी कि
एक लाइन में इसका देंगे, दूसरी लाइन में इसका दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेपरेट। मैम मैम एक और छोटा सा क्वेश्चन था, ये हाउस होल्ड जो है ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? हाउस होल्ड यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में लेकिन यहाँ पे वैसे में लिखा है स्टेरिंग हाउस होल्ड, तो ये जो ये इनमें दोनों हो जाते हैं, प्लूरल भी होते हैं और इन इन एन एवरेज स्टेरिंग हाउस होल्ड। ठीक है ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक लिखा हुआ है इन एन एवरेज स्टेरिंग हाउस होल्ड, लेकिन यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पर उन्होंने प्लूरल में एवरेज कर का दिया। वर्ड यूज किया था ना, हमने यहाँ पर एवरेज नहीं लिखा। हाँ जी ये बात है। जी, हमने उसको कंबाइन ही लिख दिया है। ठीक है हाँ। ठीक है। ओके। ओके, तो आगे हम देख सकते हैं कि हम अब इसका ओवरव्यू लिखेंगे। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर ओवरव्यू वाला पैराग्राफ ऐड करना है या फिर एंड पे कंक्लूजन वाला ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि दो पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर वाटर हीटिंग के पहले देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसका है? 42 है। तो हमने जो ट्रेंड्स होते हैं ना, उनको देखना होता है कि जो पीक वैल्यूज होती हैं हमने उनको टारगेट करना होता है। ठीक है, तो पीक वैल्यू ये है हमारे पास 42 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हीटिंग सिस्टम है, द हीटिंग इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस जो है, ठीक है, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और बाद में बता देंगे, साथ ही ये लिख देंगे कि उसका जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो 15 है। ठीक है ना, 15% जो है उसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम वाटर हीटिंग का लिखेंगे कि वाटर हीटिंग से के अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो 30% है, और इसके अंदर हमारे पास 32% जो है गैसेस एमिट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइन वाइज लाइन अगर हम सबको इलस्ट्रेट करें, यहाँ पर हमारे पास 6 हैं। ठीक है, एक तीन को एक पैराग्राफ में कर दें और तीन को एक में कर दें। ठीक है, इसी तरह से तो हमारे जो है अच्छे से दो बॉडी पैराग्राफ बन जाएंगे, और हम ओवरव्यू या फिर एंड पे कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें जैसे हमने कल सैम्पल पेपर्स देखे थे, उस तरह से आपने इसके अंदर ऐड करने हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हम जब मूव करेंगे ना तब हम प्रैक्टिस इसकी थॉरली करेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं और स्ट्रेटजीज देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, ग्राफ को पढ़ना कैसे है हम ये देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमें वाटर जो हीटिंग है उसका 30% है, यानी कि वाटर हीटिंग यानी कि गीजर्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे 30% यूज होती है एनर्जी, और ग्रीन हाउस जो उसके अंदर एमिशन हो रही है वो 32% है। रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, और अदर अप्लायंसेस जो हैं इसको आप एंड पे डिस्कस करिएगा। ठीक है, पहले हम कूलिंग लाइटिंग के देखकर फिर एंड पे अदर अप्लायंसेस का आता होता है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अच्छा मैम एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि यहाँ पे तो दोनों हमारे पास पाई चार्ट्स है ना, तो हमने इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में कर दिया है। जी। तो बात कर होता है कि एक पाई चार्ट ऊपर होता है एक हमारे पास दूसरा, तो बार चार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिनको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब फिर हम उनको फिर मतलब दोनों चार्ट्स को अलग अलग हमें स्क्रैच करना पड़ता है, जी, तो वो फिर हम उनको दो कैसे? लाइन पे करते हैं। वो फिर आप तो ये जैसे कह रहे थे ना कि दो लाइंस में हम करते हैं, क्योंकि वो एक हमारे पास पाई चार्ट आ जाता है और दूसरा बार ग्राफ आ जाता होता है। ठीक है, तो इस जी तरह से आप फिर उसको जैसे एक मिनट, यहाँ पर हमने एक लाइन में किया ना, यहाँ पर एक ही लाइन में किया, तो वहां पर आप इस तरह से दो लाइंस लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर लिखें कि द चार्ट शोज, ये पाई चार्ट के लिए ये आ जाएगा, और बार को ग्राफ कहते हैं। ठीक है, एंड द ग्राफ शोज ये। ठीक है ना, तो फिर आपको ये वाली दो लाइंस अलग अलग लिखनी पड़ेंगी, जैसे हमने यहाँ पर एज वेल एज यूज कर लिया ना। ठीक है, तो वहां पर आप दो अलग अलग लाइंस बनाएंगे, एक पहली पाई चार्ट के रिलेटेड कि पाई चार्ट में वो आपको क्या बता रहे हैं, और दूसरी लाइन में आप ये बताएंगे कि जो आपको बार ग्राफ वगैरह दिया है वो आपको क्या बता रहा है। ओके अंडरस्टूड? मैम। तो मैम ये अंडरस्टूड है कि अपने इंट्रोडक्शन सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, दो लाइनें नहीं करनी? नहीं सर, आप दो कर सकते हैं अगर आपके पास दो अलग अलग है ना, जैसे यहाँ पर तो सेम थे पाई ग्राफ्स,
नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो हमने लिंकिंग वर्ड बीच में ऐड करना है ना, लेकिन सेंटेंस एक ही होना चाहिए हमारा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि सर। बीच में हम हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर हम ये ठीक लिख सकते थे कि वेयर एज द बार ग्राफ शोज ये, ठीक है ना, तो वो ठीक एज मैम वाली ठीक। की जगह हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं। जी जी ओके मैम, ओके मैम, थैंक दोनों का टॉपिक रिलेट कर सकते हैं आपस में, या फिर दोनों नहीं नहीं, रिलेटेबल? टॉपिक रिलेटेड ही होता है। अगर यहाँ पर वो बता रहा है ना कि एनर्जी यूज का बता रहा है, तो यहाँ पर वो कोई इस तरह से ट्रेंड दे देगा कि 2016 में इतनी ज्यादा एनर्जी यूसेज थी टोटल, ठीक है। यहाँ पर तो उसने उसको डिवाइड किया हुआ है ना, तो वो यहाँ पर टोटल एनर्जी यूसेज का बता देगा कि 2016 के अंदर 38% एनर्जी टोटल यूज हो रही थी, ठीक है, बाद में 2020 में इतनी हो गई। इस तरह से वो बार ग्राफ में ट्रेंड हमें फिर दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अब ढूंढने में टाइम लगेगा, हमारे पास अभी 20 मिनट है, हमने दो और टाइप्स को डिस्कस भी करना है। ये जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोसेस डायग्राम देखनी है। प्रोसेस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि कोई प्रोसीजर हो रहा होगा, और वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने पैराफ्रेज करनी है अपनी स्टेटमेंट, जो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी। उसके बाद हमने स्टेट करनी है नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक मिनट। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये एक हमारे पास फ्लो डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फ्लो के साथ चल रही है, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है एक, ठीक है। बैम्बू फैब्रिक इज मेड, बैम्बू फैब्रिक कैसे बनता है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उसको 9 स्टेजेस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और आपने स्टेट करने हैं नंबर ऑफ स्टेजेस को, कि कितने नंबर हैं स्टेजेस के। जैसे वहां पर 9 है, तो द 9 स्टेजेस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ओवरव्यू हमने देना है, बिगनिंग को मेंशन करना और एंड प्रोसेस को करना, ठीक है। उसका ओवरव्यू कैसे लिख सकते हैं उसका, कि आपने यहाँ पर देखा कि बिगनिंग क्या हो रही है, कि शुरू में वहाँ पे कल्टीवेशन होगी, पहले क्रॉप को पहले उगाया जाता है ना, फिर बाद में उसकी कटिंग होती है, कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद उसका जो भी प्रोसीजर होता है, एंड प्रोडक्ट क्या है कि हमें फैब्रिक मिलेगा, ठीक है। तो आपने उसको ओवरव्यू इस तरह से देना है, यहाँ पे वो कंक्लूजन आप देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने जो स्टेजेस हैं उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्टेजेस को हम सीक्वेंस में रखें, क्योंकि ये प्रोसेस है, और प्रोसेस आप स्टेप वाइज ही चलते हैं, कोई एक स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट, ठीक है, अगर आपका कोई फर्स्ट स्टेज है तो इनिशियली यूज कर सकते हैं उसके लिए, फर्स्ट यूज कर सकते हैं, टू बिगिन विद, एट द फर्स्ट स्टेज। इस तरह के जो फ्रेजेस हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप उसके बाद मूव करें, फॉलोइंग दिस, आफ्टर दैट, ठीक है, देन, नेक्स्ट, ठीक है, मीन वाइल, साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि बराबर बराबर दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक है। जैसे एट द सेम टाइम, इनका मतलब सेम है। जैसे हमने बात की कि सिनोनिम्स अगर हम थोड़े से चेंज करें तो उनके मतलब चेंज नहीं होते, लेकिन अगर हम कोई और वर्ड यूज करें जो कि उसका सिनोनिम ना हो, तो फिर वो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। लेकिन इन सिनोनिम्स का मतलब सेम ही है, एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली, लास्टली, अल्टीमेटली, एट द फाइनल स्टेज, इस तरह से, ठीक है। और प्रोसेस लैंग्वेज क्या है, द प्रोसेस बिगिंस विद, ठीक है, इज या आर देन ट्रांसपोर्टेड टू, एट दिस स्टेज, ठीक है। मिक्सचर इज सब्सिक्वेंटली, ठीक है, सब्सिक्वेंटली ये देख लें, ठीक है। अंडरग्रोज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमने अपनी फैंसी वोकेबलरी को रिप्रेजेंट नहीं करना,
बस हमने रिपीटिशन को अवॉइड करना है, इस वजह से हम इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं। ठीक है। ग्रामर है क्या है कि हम पैसिव वॉइस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है दैट शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाता है, द बुक इज रेड बाय हर। ठीक है, कि बुक उससे वो बुक जो है उसके जरिए पढ़ी जा रही है। तो इस तरह से आप उसको एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और द मटेरियल्स आर कलेक्टेड, वर्कर्स कलेक्ट द मटेरियल। ठीक है, देखें इस तरह से। ठीक है, द मटेरियल आर कलेक्टेड बाय वर्कर्स, और यहाँ पर वर्कर्स कलेक्ट द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बताया कि ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है और ये पैसिव फॉर्म है, तो वो कह रहा है पैसिव फॉर्म आप यूज करें। ठीक है, द मटेरियल्स आर कलेक्टेड बाय वर्कर्स। और प्रोसेस डायग्राम जो है फोकस करता है प्रोसेस पे, और एजेंट पे फोकस नहीं कर रहा कि कौन उसको परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ ये बताना है आपने कि वहाँ पर प्रोसेस क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप वहाँ पर लिखते हैं कि फार्मर जो है वो कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई क्रॉप को उगा रहा है, तो वो गलत होगा। आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखें, उन्होंने वर्कर यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये एजेंट आ जाता है कि कोई वो वर्क को कैरी कर रहा है। तो आपने ये नहीं लिखना कि वहाँ पर फार्मर जो है क्रॉप्स को उगा रहा है, द फार्मर इज ग्रोइंग द क्रॉप्स। नहीं, आपने सिर्फ ये लिखना है द क्रॉप्स आर ग्रोन। ये क्योंकि हमने बात की थी कि हमने रेलेवेंट डाटा की तरफ ही रहना है, और वहाँ पर हमें फार्मर की अगर कोई दी ही नहीं गई, ठीक है ना, तो मतलब अगर वहाँ पर गिवन ही नहीं है कि ये कल्टीवेशन किसने किया, तो हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पहले के अंदर आप देखें कि बैम्बू ट्री प्लांट्स, यहाँ पर स्प्रिंग लिखा गया, तो यहाँ पर ये कर देखें, सॉरी यहाँ पर देखें हार्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि कटिंग हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि ये फार्मर है या क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ हमारा जो कह लें कि बाउंड्री है ना, जो दुनिया हमारी कुल कायनात वो यही है, हमने इसी को यूज करना है, हमने इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, और यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हमें ये मशीनरी टाइप दिखाई गई है, ठीक है, तो उसके तो हम उसको यूज नहीं करेंगे करके, यहाँ पर जो ये बैम्बू है वो मशीनरी से कट हो रहा है, नहीं। ठीक है, बैम्बू को सिर्फ कट किया जा रहा है, बस सिंपल। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। You should spend about 20 minutes on this task. Write at least 150 words. The diagram below shows how fabric is manufactured from bamboo. ठीक है, how fabric is manufactured from bamboo। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये हमें ये बता रही है कि हमने एक बैम्बू ट्री से, ठीक है, बैम्बू का मतलब आप लोगों को पता होगा बांस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये लकड़ी होती है लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती। ठीक है, और इसको हम जिससे सीढ़ियाँ अक्सर बनती हैं, सॉरी स्टेयर्स जो होती हैं, जो कि हम सीढ़ी यूज करते हैं कोई ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए, मुझे उसका स्पेसिफिक नाम नहीं याद आ रहा, तो वो जिससे बनती है ना लकड़ी की जो सीढ़ी होती है, लेडर। लेडर मैम। लेडर, वो लेडर। जिससे बनती है उसको हम बैम्बू कहते हैं। ठीक है, तो समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स देखने हैं। ठीक है, और हमने कंपैरिजन करना है जहाँ पर रेलिवेंट हो, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन एक्चुअली रेलिवेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि अगर हम एक बार स्टेप को बता रहे हैं ना, जैसे कि अगर पहले स्टेप सेकंड स्टेप में हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है, while the second step while the third step includes the cutting of bamboo into sticks। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने कंपैरिजन कर लिया, यानी कि आपने उसको एक दूसरे के साथ साथ लिख दिया। ठीक है, जिससे दोनों स्टेप्स के दरमियान में फर्क पता चल गया कि पहले में सेकंड के अंदर अगर उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है, जो कि हार्वेस्टिंग है, जबकि दूसरे के अंदर कटिंग इनटू स्ट्रिप्स है। पहले में सिर्फ उसकी फील्ड के ऊपर से कटिंग है, दूसरे में कटिंग इनटू स्ट्रिप्स है। ये कंपैरिजन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि दोनों के अंदर ही कटिंग हो रही है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लांट बैम्बू प्लांट बैम्बू प्लांट्स।
ठीक है, प्लांट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने उसको बीज जो है बोना है और वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो कोई बता सकता है ये स्प्रिंग जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सीजन। सीजन। जी सर, वो ये बता रहे हैं कि हमने स्प्रिंग के सीजन के अंदर जो है प्लांट्स को ग्रो किया है जो हम, ठीक है। तो ये भी हम अच्छी तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि इन फर्स्टली इन स्प्रिंग सीजन वी जस्ट ग्रो दी बैम्बू प्लांट्स, या फिर बैम्बू प्लांट्स ग्रो इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, बट दे आर कल्टिव हार्वेस्टेड इन ऑटम। ठीक है, ये भी कंपैरिजन आ गया, सीजन्स का हमने कर दिया। ठीक है, और आगे सेकंड स्टेप में आ गया कि सेकेंडली वी हार्वेस्ट देम या फिर वी कट देम। ठीक है, यहाँ पे हार्वेस्ट का और क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, द हार्वेस्टिंग ऑफ बैम्बूज टेक प्लेस इन ऑटम, या इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके दरमियान ही लिंक्स बनाने हैं। मैम हम ये आपने कहा कि एजेंट यूज नहीं करना, हम आई वही यूज यूज करते हैं इसमें, वो भी तो हम एक मतलब कि। नहीं नहीं, वो आपने नहीं यूज करना, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आपने सिर्फ एजेंट यूज नहीं करना, यानी कि आपने सब्जेक्ट यूज नहीं करना कि ये परफेक्ट प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा है, आपने ये नहीं लिखना। आपने सिर्फ बताना है कि ये बैम्बू है, वो कट हो रहा है। ठीक है, वो हार्वेस्ट हो रहा है, कट हो रहा है, फिर पल्प निकल रहा है। इस तरह से आपने बताना है। आपने ये नहीं कहना कि पहले हम उसको उगाएंगे, फिर हम उसको काटेंगे, फिर हम उसका पल्प निकालेंगे। नो, ये गलत जी जी। वर्डिंग है। जी मैम, ठीक मैम वो आपने वही कहा था इसलिए सही ठीक हो गया। है जी जी। तो उसके बाद हम उसके बाद क्या आ जाता है कि उसकी कटिंग आ जाती है स्ट्रिप्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रिप्स का मतलब आपको पता है कि लंबाई रूप जो होती है। ठीक है, तो उसको आप स्ट्रिप्स की जगह और भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं कोई, अगर आपके जहन में आ रही हो। ठीक है, या फिर आप ये लिख रहे कट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है फोर्थ स्टेप में? ठीक है, फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हो रहा है कि उसको क्रश किया जा रहा है। ठीक है, टू मेक लिक्विड पल्प। ठीक है, क्रश पल्प का मतलब आपको पता होगा, जैसे हम अगर सर्दियों में जैसे हम गाजरों का जूस निकालते हैं, तो सपोज करें वो जो एक गाजर है वो हमारे पास बैम्बू की एक स्ट्रिप है या उसका एक टुकड़ा है। तो जब आप उसको जूसर के अंदर डालते हैं तो जूस उसका अलग हो जाता है, और जो ऊपर मशीन के अंदर उसका सॉफ्ट सा फाइबर टाइप बचता है ना, उसको वो पल्प कह रहे हैं। ठीक है, तो टू मेक लिक्विड पल्प, सॉरी वो जो उसको अगर आप कंबाइन कर लें ना, उसका जो ऊपर फाइबर है और जो नीचे जूस है, उसको जो अगर आप कंबाइन कर लें तो वो उसको पल्प कहेंगे। लेकिन बाद में उसको फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो पल्प है वो ऊपर ही रह जाए। ठीक है, यानी कि जो फाइबर सा है वो ऊपर रह जाए और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है फाइबर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स को सॉफ्टन किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप ये सॉफ्टन करने के बाद उसके अंदर वाटर और अमाइन ऑक्साइड जो केमिकल है वो डाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी जो वूल यान बना ली है स्पिनिंग के थ्रू। ठीक है, और फिर बाद में उसको वीव किया जा रहा है जो कि फैब्रिक बन जाएगा फिर। ठीक है, और उसके बाद एंड पर आप अपना कोई भी क्लॉथिंग उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वर्डिंग जो है मुझे लगता है कि जो सबसे इजी होता है ना, वो प्रोसेस वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हमने यही चीज़ों को डिस्कस करना है और क्लियरली मेंशन्ड है चीज़ें। ठीक है, हमें पता है हमने 9 स्टेप्स को डिस्कस करना है। पहले में हम इंट्रो लिख देंगे, दूसरे में ओवरव्यू, तो थर्ड पैराग्राफ में हम यहाँ से 5 या फिर चलें पहले 4 जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले में 4 स्टेप डिस्कस कर लिए, बाद में हम उसके जो है बाकी 5 को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो लिखना आसान हो जाता है इस तरह से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? ठीक है, इसकी भी हम इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लिख के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है द डायग्राम बिलो शोज हाउ फैब्रिक इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बैम्बू। ठीक है, अब कोई सजेशंस दें चैट के अंदर कि हम इसको कैसे रिफ्रेश करके लिख सकते हैं।
जी सब अपनी सजेशंस दें। ठीक है, तो हम इसको द डायग्राम बिलो शोज, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डायग्राम द गिवन डायग्राम describes the process of, यहाँ पर अगर प्रोसेस का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस का वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, प्रोसेस यूज कर ले या फिर प्रोसीजर यूज कर ले। ठीक है, प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। द गिवन डायग्राम डिस्क्राइब्स द प्रोसेस या प्रोसीजर, लेकिन आपने वहां पर इस तरह नहीं लिखना है, ये तो मैंने दो वर्ड्स हैं हमारे पास तो हमने लिख लिए, लेकिन वहां पर इस तरह से स्लैश डाल के नहीं लिखना, आपने एक ही वर्ड यूज करना है। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जगह मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, ठीक है, फ्रॉम बैम्बू। ठीक है, द गिवन डायग्राम डिस्क्राइब्स द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम बैम्बू। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने वहाँ पर वो भी ऐड करना है। जी, द गिवन और चैट बॉक्स में है, द गिवन डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ बैम्बू मेकिंग, बैम्बू फैब्रिक मेकिंग। जी ये भी ठीक है कि बैम्बू फैब्रिक मेकिंग को हम लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक यूजिंग बैम्बू। जी फॉर्मेशन भी आ सकता है, बिल्कुल सही, फॉर्मेशन या मेकिंग। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है। तो देखिए हमारे पास काफ़ी वैरायटी होती है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से लिखना है। गिवन डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फ्रॉम बैम्बू। अब उससे ठीक है, और यहाँ पे हमें दूसरे जो है ना वहाँ पे लिखना था कि कितने स्टेप्स का हमें ओवरव्यू देना था, कितने हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस प्रोसीजर, चलो यहाँ पर हम अगर प्रोसेस यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेज, जी हमने स्टेजेस अब मेंशन किए हैं। इंट्रोडक्शन में नंबर ऑफ स्टेजेस। जी, द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 9 स्टेजेस। ठीक है, 9 स्टेजेस है ना, 9 स्टेजेस या फिर 9 स्टेप्स कह सकते हैं इसको, 9 स्टेप्स ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्लॉथ फॉर्मेशन भी कह सकते थे हमने, लेकिन फैब्रिक फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैम्बू फैब्रिक हम कर लेते हैं, चलिए। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वो हमने यहाँ पर है ना यूज किया हुआ मैन्युफैक्चर, तो हमने उसको थोड़ा चेंज करके लिखने की कोशिश करी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ओवरव्यू। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर ये भी डिस्क्राइब कर दिया कि ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, और इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ओवरव्यू के अंदर आप लिखेंगे कि आपने बिगनिंग क्या है। ठीक है, ठीक है, ओवरव्यू का शुरू कैसे कर सकते हैं, ओवरली, ओवरऑल सॉरी, ओवरऑल वी सॉरी। अब यहाँ पर आप द मैन्युफैक्चर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक, बैम्बू फैब्रिक स्टार्ट्स
विद दी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, बिगिन कर लेते हैं। बिगिन विद दी इम्प्लांटिंग। ठीक है, अब हमने वहां पर प्लांट को यूज किया था तो हमने उसको इम्प्लांटिंग से रिप्लेस कर दिया। बिगिन विद दी इम्प्लांटिंग ऑफ बैम्बू। ठीक है, या फिर बिगिन विद दी बैम्बू इम्प्लांटिंग कर दिया। ठीक है, बैम्बू इम्प्लांटिंग आ गया। और ये आपने ओवरव्यू लिखना है ना, ओवरऑल द मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरेशन नहीं, वो वर्ड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैम्बू फैब्रिक begin with the bamboo implantation and follows a procedure which results in the रिजल्ट किसका कर रहा है? देखो लास्ट पर हमारे पास clothing made with results in the clothing made up of bamboo fabric. Overall the manufacturing of bamboo fabric begin with यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं overall the manufacturing procedure begin with, ठीक है, and planting and follows a procedure। लेकिन यहाँ पर हमने प्रोसीजर बाद में लिया, ठीक है, which results in the clothing made up of bamboo fabric। ठीक है, ये आपने ओवरव्यू लिख दिया। अगर आप ओवरव्यू को थोड़ा और लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू लिखने का मकसद ये था आपको ये बताना कि हमने सिर्फ बिगनिंग और एंडिंग को डिस्कस करना होता है ओवरव्यू। ठीक है, अब आप इसको ओवरव्यू में लिखें, यहाँ पे इसको कंक्लूजन के तौर पर ऐड करें। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने पैटर्न कौन सा चूज करना है। तो अब दूसरे जो थर्ड पैराग्राफ होगा इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर देंगे स्टेप्स को। ठीक है, स्टेप वाइज करना है, सीक्वेंस से करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्टली। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, फर्स्टली आफ्टर दी, ठीक है, फर्स्ट आफ्टर नहीं आएगा पहले। ठीक है, फर्स्टली प्लांट्स ऑफ बैम्बू आर प्लांटेड। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं हम प्लांटेड की जगह? फर्स्टली प्लांट्स ऑफ बैम्बू आर प्लांटेड। ठीक है, यहाँ पर हम वो सीजन को मिस कर, फर्स्टली हिंदी स्प्रिंग, स्प्रिंग कैपिटल में आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इन द स्प्रिंग plants of bamboo are planted। चलिए इसको एंड पर ले जाते हैं। सॉरी, ठीक है, plants of bamboo are planted in the spring season। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फर्स्टली को हटा दें और आप सिर्फ ये लिखते हैं। ठीक है, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लांट्स ऑफ बैम्बू आर प्लांटेड इन स्प्रिंग। लेकिन अगर आप फर्स्टली को हटाएं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कोहेरेंट नहीं बचती। ठीक है, वो आपने एक फ्लो बनाना है अपनी
बात का ये जो आप लिख रहे हैं वो नहीं बनेगा फर्स्टली के बगैर। ठीक है, फर्स्टली plants of bamboo are planted in the spring season। ठीक है, ठीक है, while they are harvested मैम सेशन टाइम रिमाइंडर। जी थैंक यू जी। अब यहाँ तक हमने लिख लिया है, यानी कि हमने 2 स्टेप्स को भी अभी पूरी तरह डिस्कस नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हार्वेस्टिंग होती है ऑटम में, हमने ये सिर्फ सीजन्स को कंपेयर किया है। ठीक है, आगे आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी रोड मैप आपके पास आ चुका है जो कि हमने इतनी डिटेल से इसको डिस्कस किया है उससे। ठीक है, तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो पूछे। इम्प्लांटिंग इन सीजन, जी वो भी यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व 9 स्टेप्स फ्रॉम प्लांटिंग बैम्बू टू मेकिंग यूजेबल फाइबर। जी ये भी बहुत अच्छा वसीला दारा ने हमें रिकमेंडेशन दी है कि हम वो जो स्टेप्स को हमने डिस्क्राइब करना था ना, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था। और इस तरह से इंटरेक्शन, तो मेरे ख्याल से ये पहली क्लास है जिसमें हो रहा है इतना ज़्यादा, नहीं तो कोई 1 या 2 ही पर्सन बोल रहे होते हैं। एनीवेज, इंशाल्लाह अब कल हम टास्क टास्क 2 की तरफ मूव करेंगे। और हमारे हमने टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, मैप वाली रह गई है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उसको देखिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, नहीं तो ये जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगी आपके साथ, इसके अंदर उसकी ट्रिक्स और टिप्स हैं। ठीक है ना, और वो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और टेबल्स भी हमारे अभी रहते हैं, वो भी इजी हैं, वो भी आप कर लें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम ऐसे टाइप्स की तरफ मूव करेंगे।